हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री जिंदाबाद। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री जिंदाबाद। और मैं एक बार फिर से यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। और यहाँ पर आज हम करने वाले हैं एक और पॉडकास्ट और उसका टॉपिक होगा हेलो एरिन्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ऑलरेडी ब्लॉक केमिस्ट्री के काफ़ी सारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन एक सिंगल पॉडकास्ट में अवेलेबल है, वो भी विद इन 40 मिनट्स। और जो भी अपने ऑर्गेनिक के लास्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, वो भी मैंने यहाँ पर पॉडकास्ट के फॉर्म में पूरा रिवीजन के लिए डाल रखा है, तो उसको विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन पॉडकास्ट के थ्रू अपना रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैंने हाइड्रोकार्बन्स भी करा दिया है, वो भी मैंने 2 पार्ट्स में कराया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। वो भी अलग अलग पॉडकास्ट में है, तो आपको समझने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही जल्दी आप रिवीजन कर सकते हैं। हेलो एरिन्स का आज अपन पॉडकास्ट देखेंगे और इसके पहले मैंने हेलो एल्केन्स का पॉडकास्ट ऑलरेडी डाल दिया है, तो उसको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए आज का पॉडकास्ट, जिसका टॉपिक है हेलो एरिन्स। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स और उसके बाद अपन देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स में सबसे पहले अपन देखेंगे कैसे हाइड्रोकार्बन से अपन हेलो एरिन्स को बना सकते हैं। अगर अपने को हाइड्रोकार्बन से हेलो एरिन्स को बनाना है तो अपन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो करते हैं वो एरिन्स का क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ करते हैं, और उससे अपन को आसानी से एराइल क्लोराइड्स या फिर एराइल ब्रोमाइड्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अपने को लेविस एसिड कैटलिस्ट को लेना पड़ता है, जैसे कि आयरन हो गया या फिर आयरन 3 क्लोराइड यानी कि FeCl3 हो गया। ये रिएक्शन डार्क में होती हैं और यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स के फॉर्म में मिलेंगे। जो भी ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स हैं उनको आप बहुत ही आसानी से सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जो आयोडीन के साथ रिएक्शन होती हैं वो नेचुरली रिवर्सिबल होती हैं, और उसके लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में आप HiO4 या फिर HNO3 यूज़ कर सकते हो। उनका काम क्या रहता है, वो HI को ऑक्सीडाइज करती हैं। आयोडीनेशन के दौरान जो HI बनता है उसको ऑक्सीडाइज करती हैं। जो फ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं वो इस मेथड से अपन नहीं बना सकते, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा जो अपना मेथड है प्रिपरेशन का वो है अमीन्स से। अपन अमीन्स से बना सकते हैं, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है सेंड मेयर्स रिएक्शन। जब भी कोई प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, जैसे मान लीजिए एनिलीन हो गई, उसको जब आप डिजोल्व करोगे या फिर सस्पेंड करोगे कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड में और फिर उसको ट्रीट करोगे सोडियम नाइट्राइट के साथ, तो आपका एक डाइसोनियम सॉल्ट देखने को मिलेगा। कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड क्या हो सकता है, NaNO2 और HXX के फॉर्म में आप Cl या ब्रोमीन को ले सकते हो, जनरली यही दोनों होते हैं। तो यहाँ पर इन सीटू यानी इन सीटू मतलब रिएक्शन के दौरान ही कुछ ना कुछ बनता है। जो भी प्रोडक्ट रिएक्शन के दौरान बनता है उसको अपन कहते हैं इन सीटू, और यहाँ पर इन सीटू ही आपका कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड बनता है। और उसके बाद जब आप सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करा देते हो तो आपका डाइसोनियम सॉल्ट बन जाता है। जब भी आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइसोनियम सॉल्ट के सॉल्यूशन को मिक्स करोगे क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, तो उसमें क्या होगा, डाइसोनियम ग्रुप का क्लोरीन या ब्रोमीन से रिप्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट होता है डाइसोनियम ग्रुप का आयोडीन के द्वारा, वो उसके लिए आपको क्यूप्रस हैलाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको तो आप सिंपली शेक करके भी कर सकते हो। सिंपली आप शेक करो डाइसोनियम सॉल्ट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो आपको आयोडोबेंजीन बहुत ही आराम से मिल जाएगी। अब चलते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स में। तो हेलो एल्केन्स की तरह ही इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, रिएक्शन विद मेटल्स होती हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हैं। एराइल हैलाइड जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। क्यों? क्योंकि उसके कुछ कारण हैं जो कि अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। हेलो एरिन्स में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं हेलोजन एटम में, वो कंजुगेशन में रहते हैं विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ हेलोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स कंजुगेशन में रहते हैं, और इस वजह से रेजोनेंस करते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। एज ए रिजल्ट होता क्या है, जो बॉन्ड क्लीवेज है हेलो एरिन में वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू हेलो एल्केन, और इस वजह से ये कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। दूसरा कारण है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। हेलो एल्केन्स में क्या होता था, कार्बन एटम जो अटैच होता था हेलोजन से वो sp3 हाइब्रिडाइज होता था, लेकिन हेलो एरिन्स के केस में कार्बन एटम जो अटैच होता है हेलोजन से वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, और अगर s कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो ये ज्यादा अच्छी तरीके से होल्ड कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। जो भी कार्बन हेलोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको ज्यादा अच्छी तरीके से होल्ड कर सकता है और ज्यादा टाइटली होल्ड कर सकता है एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो कि हेलो एल्केन्स में होता था।
इस वजह से यहाँ पर जो कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ होती है हेलो एल्केन में, वो भी हेलो एरीन से ज़्यादा होती है ना। यानी कि हेलो एरीन्स में बॉन्ड लेंथ कम होती है क्योंकि डबल बॉन्ड होता है। चूंकि एक शॉर्टर बॉन्ड, जो छोटा सा बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू लॉन्गर बॉन्ड, इसलिए जो हेलो एरीन्स हैं वो हेलो एल्केन से लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक और कारण है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। जब भी हेलो एरीन्स को अपन देखते हैं तो उसमें फिनाइल कैटायन जो है वो बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन, खुद का आयोनाइजेशन होता है और यहाँ पर फिनाइल कैटायन बन जाता है। वो स्टेबलाइज नहीं होता है ना ही रेजोनेंस से, और इस वजह से SN1 मैकेनिज्म जो है वो रूल आउट कर जाती है, वहां पर SN1 रिएक्शन नहीं हो पाती है। एक और कारण है वो रिपल्शन का कारण है, पॉसिबल रिपल्शन भी देखने को मिल सकता है। और यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स के पास नहीं आता, क्योंकि एरीन्स में ऑलरेडी काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर आप न्यूक्लियोफाइल को लेकर के आओगे तो न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो सेम चार्जेस तो लाइक चार्जेस तो रिपेल करते हैं, तो इस वजह से भी रिएक्शन नहीं हो पाती है। हालांकि कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर ये रिएक्शंस कर लेती हैं, और उसमें सबसे पहले अपन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन देखते हैं। क्लोरोबेंजीन को अपन फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग इट। आप क्लोरोबेंजीन को हीट कर सकते हो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। टेम्परेचर आपको 623 केल्विन लेना पड़ेगा और प्रेशर आपका 300 एटीएम होगा, तो यहाँ पर ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि मान लीजिए NO2 ग्रुप प्रेजेंट हुआ ऑर्थो या पैरा पोजिशंस में, तो वो हेलो एरीन्स की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। और जैसे जैसे ही आप नंबर ऑफ NO2 ग्रुप्स बढ़ाते जाओगे तो रिएक्शन टेम्परेचर भी आपका कम होते जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया है पैरा पोजीशन में क्लोरोबेंजीन के, तो आपकी जो रिएक्शन है वो 443 केल्विन में हो जाएगी। अगर आपने ऑर्थो पोजीशन पे भी इंट्रोड्यूस कर दिया पैरा के साथ ही साथ, तो आपकी जो रिएक्शन टेम्परेचर है वो 368 केल्विन पे नीचे आ जाती है। और अगर आपने तीनों पोजीशन में, यानी कि 2 ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन में NO2 ग्रुप को लगा दिया क्लोरोबेंजीन में, तो वार्म वाटर के साथ ही रिएक्शन हो जाती है और वो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है। तो इफेक्ट जो है यहाँ पर जो इफेक्ट है वो आपका क्या होता है, NO2 ग्रुप का तभी देखने को मिलता है जब वो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशंस में हो। हालांकि अगर आपने मेटा पोजीशन में लगाया है कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि जो प्रेजेंस होती है नाइट्रो ग्रुप में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है बेंजीन रिंग से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, और इस वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो आसानी से आ सकता है हेलो एरीन पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच है और वो जाना कहाँ पे पसंद करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो NO2 जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो बेंजीन की जो रिंग होती है अपनी, है ना, जो रिंग होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और आसानी से न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर सकता है। कार्बन आयन दस फॉर्म्ड इज स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस। यहाँ पर जो कार्बन आयन बनेगा वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो अपीयर होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट, है ना, और वो स्टेबलाइज किससे होगा? NO2 ग्रुप से वो स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन आपने अगर मेटा नाइट्रोबेंजीन ले ली तो कोई भी ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को आपको नहीं मिलेगा जिसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पे आए जिसमें NO2 ग्रुप हो, है ना। तो यहाँ पर मेटा पोजीशन पे कोई भी नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं। इस वजह से नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट हो या ना हो, वो स्टेबलाइज नहीं करेगा, वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करेगा और उसकी रिएक्टिविटी में भी कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, भले ही आपने NO2 ग्रुप को मेटा पोजीशन पे लगा रखा हो। तो 100 बात की एक बात कि तभी देखने को मिलेगा NO2 ग्रुप का जो भी इफेक्ट है जब आप उसको ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे लगाओ। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो हेलोजन एटम है वो स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग होता है, यानी कि डीएक्टिवेट करने वाला काम करता है। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो कि अभी अपन थोड़ी देर में देखेंगे हेलो एरीन्स की सारी रिएक्शंस में आपको 1,4 या फिर पैरा प्रोडक्ट ही मेजर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो रिपल्शन है दो बल्कि ग्रुप्स में वो पैरा पोजीशन में कम होता है। अब चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में और इसको विस्तार से देखते हैं। जो हेलो एरीन्स होते हैं उनमें यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं बेंजीन रिंग की, जैसे कि हेलोजिनेशन अपन ने देखा था, मैंने इसका एक सेपरेट पॉडकास्ट बना रखा है बेंजीन का, हेलोजिनेशन का, नाइट्रेशन का, सल्फोनेशन का, फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन अपन ने वहाँ पे भी देखी थी। हेलोजन एटम जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और इस वजह से ये सब्स्टिट्यूशन जो है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में ही करता है विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन एटम। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि ऑर्थो पोजीशन क्या है, पैरा पोजीशन क्या है ना, तो आप प्लीज़ बेंजीन वाला जा करके देखिए, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझा रखी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू मेटा पोजीशन। साथ ही साथ जो हेलोजन एटम है उसका -I इफेक्ट होगा, तो उससे क्या होगा, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग से अपनी तरफ खींचेगा।
एज ए रिजल्ट क्या होगा, रिंग जो है वो थोड़ी बहुत डीएक्टिवेट हो जाएगी एज कम्पेयर टू बेंजीन। बेंजीन के कंपेरिजन में वो डीएक्टिवेट हो जाएगी और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोएरिन्स की वो धीरे धीरे हो जाएगी और उसको थोड़ी सी ड्रास्टिक कंडीशन भी मतलब ज़रूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू बेंजीन। सबसे पहले अपन हेलोजिनेशन देखें अगर, तो क्लोरोबेंजीन में अगर आपने Cl2 की रिएक्शन कराई है एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन मिलेगी। इसमें 1,4 वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। क्यों? क्योंकि अगर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन देखेंगे तो दो क्लोरीन एटम्स आपस में पास पास आ जाते हैं और उनके बीच में रिपल्शन देखने को मिलता है। नाइट्रेशन अगर देखें तो ये होता है HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। यहाँ पर भी 1,2 और 1,4 वाला कंपाउंड मिलता है और जो 1,4 नाइट्रोबेंजीन होगी वो मेजर होगी, कारण वही सेम है, रिपल्शन वाला। सल्फोनेशन के केस में कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अपन हीट करते हैं क्लोरोबेंजीन को और आपको फिर से 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा और 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा और 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो मेजर होगा, कारण वही है, रिपल्शन वाला। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में अगर एल्काइलेशन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन CH3Cl के साथ रिएक्ट करती है, प्रेजेंस वहां पर होती है एनहाइड्रस AlCl3 की। अगेन 1,2 वाला प्रोडक्ट मिलता है और 1,4 वाला मिलता है और फिर यहाँ पर भी 1,4 वाला प्रोडक्ट ही मेजर होता है। रीजन इज अगेन रिपल्शन। एसाइलेशन में अपन CH3COCl की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, यहाँ पर भी एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंट होता है। अगेन प्रोडक्ट वही मिलता है 2 क्लोरोएसिटोफिनोन और 4 क्लोरोएसिटोफिनोन और इसमें भी 4 क्लोरोएसिटोफिनोन मेजर होता है। मेटल्स के साथ भी ये रिएक्शन करते हैं हेलोएरिन्स, ये अपना पॉडकास्ट का लास्ट टॉपिक भी है। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो है वहां पर अपना क्या होता है, मिक्सचर होता है एल्काइल हैलाइड का और एराइल हैलाइड का और वो एल्काइल एरीन देता है। जब भी अपन उसकी ट्रीटमेंट करते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं। क्यों करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में? क्योंकि अगर मॉइस्चर वाला ईथर ले लेंगे तो उससे अल्कोहल बन जाएगा, जो कि अपन नहीं चाहते। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल अपन ने लिया था एल्काइल हैलाइड का और दूसरा लिया था एराइल हैलाइड का, तो इसको कहते हैं वुड्स और फिटिंग रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है आपकी फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल हैलाइड्स आपको लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स एराइल हैलाइड्स के आप लोगे, वो भी एनालोगस कंपाउंड देंगे जब अपन उसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिसमें 2 एराइल ग्रुप जो है एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इसको कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है डाइफिनाइल। सो आई थिंक आपका हेलोएरिन्स भी इस तरीके से कंप्लीटली रिवाइज हो चुका होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करना बहुत अच्छी बात है। अच्छी चीज़ों को शेयर करने में कोई बुराई नहीं है एंड मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है और आपका रिवीजन हो रहा है तो आपके लिए भी अच्छी चीज़ है। हालांकि सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना वीडियो को ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। चैनल पे विजिट करो यार अगर आप नए हो। अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट और लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। टाटा।